हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा मैं आज करवाने जा रहा हूँ आपका पॉलिटिकल पार्टीज जो है सेल्फ स्टडी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझा दिए हैं। अगर आपने वो देखने हैं तो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप नीचे देखने को देख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर जो मैंने है विद स्पेशल नोट्स, विद ट्रिक्स, विद इमेजेस, ये मैंने करवा दिया है, जिसके आप नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपने पहले वो देख लिए है। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। जो कोई भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसमें, कानून बनाने में। वो हमने एक्सप्लेन करना है कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर हमारे ना मैंने यहाँ पर नोट्स में भी करवा दिया है। बेसिकली जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं उसको बोला जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आ जाती है, पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारा का डिस्कस किया हुआ है हमने। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वहाँ पर डिबेट होती है। ऐसे नहीं है कि राजे महाराजा का राज है, जो राजे को पसंद है, जो मोदी को पसंद है वही बस हो जाएगा। पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर उसके प्रेसिडेंट के साइन होंगे। उसको क्या प्रोसीजर को क्या बोलते हैं सारे का, लेजिस्लेचर। और हमारे जो बॉडी है, 3 बॉडीज बोला जाता है हमारे ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हैं उसको सजा देते हैं। द लेजिस्लेचर इज मेड बाय पार्टीज। जो भी लेजिस्लेचर है, मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कौन बनाते हैं, पार्टीज बनाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती हैं। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। सेकंड पॉइंट, पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ। मतलब जो पार्टीज है सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कोई भी कानून बनाने के लिए, फॉर ए कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड, वही बात आ गई सेम, एंड पास इन द लेजिस्लेचर। जो फॉर्मल तरीका है, जो बढ़िया तरीका है, जो सदियों से चलता आ रहा है, पहले पार्लियामेंट में जाएगा वो बिल, ठीक है, वो पास होएगा, वो सारा का सारा कौन करती है, पार्टीज करती है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू ए पार्टी, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द मेंबर मतलब अब बात करते हैं बीजेपी की। मान लो बीजेपी जीत गई, अब मोस्ट मेंबर कौन से होंगे उस पार्टी, किस पार्टी के होंगे, बीजेपी के, जो लॉ बनाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। दे गो बाय द डायरेक्ट ऑफ द पार्टी लीडरशिप। ठीक है, वो पार्टी की लीडरशिप भी होती है। ऐसे नहीं है कि पार्टी में सभी सदस्य ही होंगे। उस कोई भी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, उसका एक बाकायदा लीडर होगा। जैसे बीजेपी का है हमारे मोदी जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी का है केजरीवाल जी, ठीक है, तो वैसे ही लीडर डिसाइड करता है सारा कुछ जीती हुई पार्टी का, विनिंग पार्टी का। ठीक है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन भी देखा जाता है। ठीक है, अब मान लो बीजेपी है, ठीक है, मोदी जी है, मेजोरिटी से जीत गए, अब वो अपना पर्सनल ओपिनियन भी देंगे। ठीक है, और पर्सनल ओपिनियन मतलब अपनी राय भी देंगे कि हाँ ये बिल में ये चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वो बिल कानून बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, द पार्टी इन द पावर सपोर्ट्स द बिल। ठीक है, पार्टी इन द पावर, जो भी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जो पावर में है वो बिल को क्या करेगी, सपोर्ट। अब पता है क्या है, बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, बिल समझने की बात है। ये मान लो हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर में क्या आती है, पार्लियामेंट। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जो डिमांड होती है वो कागज़ के ऊपर लिख के दी जाती है लोकसभा में। ठीक है, जिसको बोला जाता है बिल।
पहले लोकसभा में जाता है, फिर पास होकर राज्यसभा में जाता है, अगर साइन हो जाएंगे प्रेसिडेंट के तो वो बिल लॉ बन जाता है। तो ऐसे बिल लॉ बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पार्टी इन द पावर, जो भी पार्टी पावर में होती है वही बिल पेश करती है। वेयर एवर द ओपोजिशन ट्राई टू फाइंड द नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पर दूसरी बात आ गई ओपोजिशन। अब दो तरह की पार्टी होती है, एक पार्टी जीत जाती है और एक पार्टी हार जाती है, ठीक है। जो हार जाती है वो ओपोजिशन में होती है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम क्या करती है, नेगेटिव पॉइंट निकालने की कोशिश करती है। आपने सुना होगा, मान लो बीजेपी जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी बोलती है कि हाँ जी आपने गलती की इस पार्टी को वो वोट दे के, ये देखो 5 सालों में क्या कर रही है, कोई काम नहीं कर रही, मतलब ये सारा काम करती है ओपोजिशन। सो द कॉमन पीपल कैन नो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ द बिल, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिल्स के पॉइंट को जनता के सामने लेके आना, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट तो रूलिंग पार्टी दिखाएगी और नेगेटिव पॉइंट कौन दिखाएगी, जो हार गई पार्टी है या जिसको बोल सकते हैं ओपोजिशन पार्टी है। तो ये था कॉन्सेप्ट ओपोजिशन पार्टी का रोल एंड किसका, विनिंग पार्टी का या रूलिंग पार्टी का। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें, रूल बनाने में। रूल कैसे बनते हैं, एक पेज होता है जिसका नाम बिल दे दिया उन्होंने, अगर बिल पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रूल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। और ये वाली पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो पार्टी सिस्टम के ऊपर है। व्हाट इज़ द वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझना, हिंदी में बता देता हूँ। जिस देश में सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, मतलब दूसरी किसी पार्टी को आने की इजाज़त ही नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, वन पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम। दूसरा बताना है व्हाट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर अनेकों ही पार्टीज खड़ी हो सकती हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, फलानी ढिमकानी, कोई मनाही नहीं, ठीक है। जो वन पार्टी सिस्टम होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही बंदा खड़ा होगा, वही जीतेगा, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। तो पढ़ते हैं वन पार्टी सिस्टम पहले क्या होता है, ठीक है। ए सिस्टम इन विच ओनली वन ए सिंगल पार्टी इज अलाउड टू वर्क। एक सिंगल पार्टी को ही अलाउ किया जाता है काम करने के लिए, वही कंट्रोल करती है, वही सरकार चलाती है, रन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना में कौन सी पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, बोल सकते हो। इट इज़ अ सिस्टम इन विच मोर देन 2 पार्टीज फंक्शन। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या आता है, मल्टी मतलब मल्टीप्लाई करना, बट ज़्यादा करना। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर 2 से ज़्यादा होती पार्टी, सेवरल पार्टी भी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग ऑफ पावर आइदर ऑन देयर ओन और इन अलायंस। अब ध्यान से समझो, जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान से समझो। अब मान लो जीतने के लिए चाहिए 10 सीट्स। अब आम आदमी पार्टी भी खड़ी हुई और बीजेपी भी खड़ी हुई, इन दोनों के पास आ गई 5 और बीजेपी के पास आ गई 10, तो जीतती कौन सी, बीजेपी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन, अब एक पार्टी को मिले 5, दूसरी पार्टी को भी मिले 5, तो वो क्या करेंगी, कौन जीतेगी, कोई नहीं जीतेगी। अगर वो दोनों मिल जाएगी तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अलाइंस। अब जो पार्टी सिस्टम में जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, या तो वो खुद पावर में आती है, यहाँ पर लिखा है ना, आइदर ऑन देयर ओन, या तो वो खुद पावर में आती है, या अलाइंस, या अपने साथ गठबंधन जिसको बोलते हैं, विद अदर इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। कि मल्टी पार्टी सिस्टम में जितनी मर्जी पार्टी मिलके ये सारा क्या कर सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती हैं, जीत सकती हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपने जब डिटेल में चैप्टर करवाया था ना, सारा वहाँ पर करवाया हुआ है, ठीक है। आप पहले वो देखो, फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी हर क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ अ सिंगल पार्टी सिस्टम। अब सिंगल पार्टी सिस्टम मतलब एक पार्टी सिस्टम। एक पार्टी सिस्टम की क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी। मान लो आप फ़ोन लेने गए हो, कोई भी मोबाइल फ़ोन, अब सिर्फ एक ही कंपनी का फ़ोन हो, उसमें ना तो फ्लैश लाइट हो ना तो कैमरा हो, सिर्फ एक ही है, लेना ही पड़ेगा आपको, कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे ही वन पार्टी सिस्टम का क्या नुकसान है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या बताना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ तक फेल हो रहा है, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो बहुत बढ़िया है, पर उसकी लिमिटेशन बतानी है, ठीक है। व्हाट आर द अलायंस, ठीक है, और फ्रॉड, ये बताना है। अलायंस मैंने पहले बता दिया, या तो उसको अलायंस बोलते हैं या फ्रॉड, FRONT, ठीक है। अब करते हैं एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम उसकी वन पार्टी सिस्टम की। इट इज़ ए अगेंस्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सुनी जाए, ठीक है। अब जब वन पार्टी सिस्टम होएगा तो लोगों की सुनी नहीं जाएगी, ठीक है, तो ये उसके खिलाफ होता है डेमोक्रेसी के। बिकॉज एनी डेमोक्रेटेड सिस्टम मस्ट अलो एट लीस्ट टू पार्टी। जो भी डेमोक्रेसी है एट लीस्ट टू पार्टी तो होनी चाहिए, वो बोलते हैं, ठीक है। टू कम्प्लीट द इलेक्शन, ठीक है, कम्पीट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए दो तो होनी चाहिए ना पार्टी कम से कम। एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। अगर दो पार्टी सिस्टम होएगी तब आपस में कंपटीशन होएगा तो लोगों का फ़ायदा होएगा। अब कंपटीशन कैसे होता है, ध्यान से समझो। मान लो एक सिम है ए और दूसरी सिम है हमारे पास बी, ठीक है। अब ए देता है इंटरनेट 10 रुपीज़, बी देता है इंटरनेट 5 रुपीज़। अब दोनों में कंपटीशन है ना, फ़ायदा किसको होएगा, लोगों को, ठीक है। अब मान लो एक ही कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है ए, वो क्या कर देगी 100 रुपीज़, कर लेना तो लो नहीं तो नो लो, ठीक है, तो लेना ही पड़ेगा। तो ये नुकसान होता है एक पार्टी सिस्टम का, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम की थोड़ी सी। सिंगल पार्टी सिस्टम वेरी नियर टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है राजे महाराजाओं का राज, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि दूसरा उसका क्या हेडिंग था, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये तो हो गया डिसएडवांटेज ऑफ वन पार्टी सिस्टम। दूसरा पॉइंट था लिमिटेशन बतानी है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ तक लिमिट रह गया, ठीक है। फर्स्ट है इट लेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक चीज़ मान लो स्टेबल नहीं है, वो कभी कोई और उसका हेड बन जाता है, कभी और हेड बन जाता है, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, हम आपने कई बार देखा होगा, सरकार टूट जाती है, ठीक है, या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, फिर कोई और हमारा सीएम बन जाता है, तो ये इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। एक तो ये है। इट डिले द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, डिसीजन बड़ा डिले हो जाता है। अब पार्लियामेंट की कौन कौन से पार्ट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब मान लो लोकसभा में बिल पास हुआ कोई, ठीक है, आगे कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा ने मान लो पास ही ना किया, डिले कर दिया, ठीक है। मान लो राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पॉकेट वीटो की, वो अपनी उस बिल को पॉकेट में डाल सकता है जितनी देर मर्जी, कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट में डिले होता है, क्यों, कौन सा, डिसीजन मेकिंग में, कोई भी रूल बनने में बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था, व्हाट इज़ अलाइंस। अलाइंस क्या होती है, वो पहले ही हमने डिस्कस कर दिया। वेट, अलाइंस क्या होती है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में जब बहुत सारी पार्टीज आपस में मिल के सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं जॉइंट हैंड फॉर पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। इन कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए, एंड विनिंग पावर जीतने के लिए। जब बहुत सारी पार्टीज आपस में, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आपस में वो हाथ जोड़ लेती हैं, गठबंधन बना लेती हैं। इसको क्या बोला जाता है, अलाइंस और फ्रॉन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। तो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट यू मेंट बाय पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम। और नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर जो भी देश है जहाँ पर दो पार्टीज को अलो है जीतने, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्टी सिस्टम, वो सारे करवा दिए थे मैंने, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये आपको नोट्स में विद पिक्चर आपको पता चल जाएगा कौन से देश में कौन सी है। इन ए पार्टी सिस्टम थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसके 2 डिसएडवांटेज बताने हैं, नुकसान, ठीक है। एडवांटेज भी बताने हैं और डिसएडवांटेज भी बताने हैं, मतलब फ़ायदे भी बताने हैं इसके, नुकसान भी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन ए पार्टी सिस्टम वेयर पावर यूजली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज। मतलब जो पावर है वो यूजली चेंज हो जाती है 2 पार्टीज़ के बीच में, हमें पता ही है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, चाहे बहुत सारी पार्टीज और भी होती हैं, पर पावर किसको मिलती है, 2 पार्टीज़ को। कॉन्टेस्ट इलेक्शन वो कॉन्टेक्ट करती है, भाग लेती है। एंड विन ए फ्यू सीट्स इन नेशनल लेजिस्लेचर। नेशनल लेजिस्लेचर क्या होता है, देश के रूल बनाने के लिए, मतलब
पार्टीज को क्या चाहिए, जीतना, और वो क्या बनाना चाहती है जनता के लिए, रूल। तो नेशनल लेजिस्लेचर रूल बनाने के लिए वो जीतती है, इलेक्शन में भाग लेती है। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए, क्या मिलता है उसको, वेट, टू मेन पार्टीज को सीरियस चांस ऑफ विनिंग, दो पार्टी को ही चांस मिलता है जीतने का। मेजॉरिटी ऑफ सीट, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, मेजॉरिटी या मिनोरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा, मिनोरिटी का मतलब होता है कमी। तो मेजॉरिटी सीट की किसके पास आती है, दो पार्टी के पास ऑफ सीट टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए दो पार्टी से मिल के काम करती हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये था, थोड़ा सा और रह गया इसका। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, ऐसे पार्टी सिस्टम को क्या बोला जाता है, टू पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भी है, यूनाइटेड किंगडम, यूके में भी है इसकी टू पार्टी सिस्टम की। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। दिस सिस्टम लेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी बना के रहता है, मतलब अब पता ही है दो पार्टी है, उसको ही जीतना है जो मेजोरिटी में है, ठीक है। कोई दूसरी बात ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी दूसरी पार्टी है। अब दूसरा इसका पॉइंट है, देयर इज नो चांस ऑफ हग असेंबली, ठीक है। तो ये कोई चांस नहीं होता इसमें हग असेंबली का, ये मैंने नोट्स में बताया था। ये हग असेंबली मतलब जो विधानसभा आपने सुनी होगी, लेजिस्लेचर असेंबली होती है, लेजिस्लेचर काउंसिल होती है, उसमें कोई भी डिले नहीं होता, मतलब ये दो पार्टी मिलके काम अच्छी तरह करती है। तो ये तो इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, इट डज नॉट सूट टू डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया डाइवर्स कंट्री आपने सुना होगा, डाइवर्स कंट्री मतलब यहाँ पर अनेकता है, मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी बोलचाल अलग है, उनका पहरावा अलग है। ये इस तरह की पार्टी सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द वोटर डू नॉट इंजॉय मच चॉइस, वोटर को ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती, सिर्फ दो ही पार्टी है। मान लो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी हो तो किसको वोट देंगे, ठीक है। तो ये कोई चॉइस नहीं रह जाती, ठीक है। जब जब लोगों के पास ज़्यादा चॉइस होगी तब तक लोगों का ही फ़ायदा होगा, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वाई डू यू हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में भाई मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों होता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जो इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके क्या लाभ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज द सोशल मतलब सामाजिक, जियोग्राफिकली मतलब हमारे एरिया वाइज, मतलब कहीं पे माउंटेन है, मतलब जियोग्राफी जो आप करते हो। डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री, इंडिया में अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। जो आपने पढ़ा था आपका फर्स्ट पावर शेयरिंग में, एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मतलब धार्मिक कंपोजिशन, ठीक है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इट इज़ नॉट ईजली एब्जॉर्ब्ड बाय टू और इवन थ्री पार्टी, जो हमारे विभिन्नता पाई जाती है, इतनी अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उनको संभालने के लिए दो या तीन पार्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सभी को इजाज़त है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। हमें इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है, इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम ही बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था मल्टी पार्टी सिस्टम। अब अगला पॉइंट है इसका कि इट अलो ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो भी यहाँ पर एक वर्ड आया रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाता है, ठीक है। जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो हमने कोई भी एमएलए को चुना है तो उस एरिया का एमएलए जो भी जीतेगा वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, हमारे पास बड़ी ऑप्शन है इंडिया के लोगों के पास, क्योंकि हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। लोग जिसको मर्जी ओपिनियन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड चांस इवन टू ए स्मॉल एंड लोकल पार्टीज टू फ्लोरिश का मतलब होता है कोई भी पार्टी नई फल फूल जाती है, नई बन जाती है। तो इंडिया में ही देखने को मिलता है, चाहे छोटी सी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी बड़ी छोटी थी, ठीक है, वो उसको कौन सी पार्टी बन गई, वो अब नेशनल पार्टी बन गई, ठीक है, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। तो इंडिया के लोग हर बंदे को मौका देते हैं, ठीक है, टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट का पार्ट बनने में पूरी की पूरी हेल्प की जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम की इन इंडिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? देखो, पार्टी वो ही रिकॉग्नाइज होएगी जिसको इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, क्या देगा, टिकट देगा, जिसको ग्रीन चिट देगा कि हाँ जी आप एलिजिबल हो वोट्स को हैंडल करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इलेक्शन कमिश्नर है, उस बंदे को तो नहीं अधिकार दे सकता ना जिसके ऊपर केस चल रहा है या मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? द पार्टी विच हैव बीन रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होती है पार्टी, वही रिकॉग्नाइज पार्टी मानी जाती है। अब इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इसका हेड होता है, आर नोन एज रिकॉग्नाइज पार्टी, ठीक है। अब पता है क्या होता है, इसको सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन ही देता है, ठीक है। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल। जैसे देखते हैं ना कि कमल का फूल, हाथ का निशान, ये सारे चुनाव के चिन्ह होते हैं, ये सारा इलेक्शन कमीशन देता है। अब मान लो मैंने इलेक्शन में खड़े होना है तो मैं अपना चिन्ह क्या नहीं रख सकता जो रखा हुआ है पहले किसी पार्टीज ने, ठीक है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल। ऑफिशियल मतलब जो कैंडिडेट मान्यता प्राप्त है, जो कैंडिडेट के पास टिकट है, वही अपना सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं तो नहीं ऐसे बोल सकता हाँ जी मेरे को वोट डालो, पहले मेरे को इलेक्शन कमीशन को वो लिखना पड़ेगा सारा लेटर कि मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है। वो मेरे को चेक करेंगे कोई केस तो नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। वो सारे काम करती है। एग्जाम्पल द इंडियन नेशनल कांग्रेस और द INC, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको बोलते हैं। तो ये सारी क्या है, ऑफिशियल पार्टी है जो रिकॉग्नाइज पार्टी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। जब एक नेता अपनी पार्टी को छोड़ देता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीतने के बाद पार्टी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो डिफेक्शन उसको बोलते हैं। व्हाट हैपन इफ़ एनी MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA, ठीक है, जो चाहे या तो वो MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या वो MLA हो, ठीक है। इंडल्ज इन डिफेक्शन मतलब वो उलझिया हो, मतलब या वो उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर वो छोड़ता है कोई भी पार्टी को, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई जीता हुआ नेता हूँ, ठीक है, अगर अपनी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, वही बताना है, ठीक है। एक तो बताना है डिफेक्शन क्या होती है जो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पहले पॉइंट की, ठीक है। अब पता है क्या होता है, चेंजिंग पार्टी मतलब पार्टी को चेंज करना। मैंने बताया ना कि अपनी जीती हुई पार्टी को चेंज करना। तो बेसिकली चेंजिंग पार्टी एलिजेंस मतलब वफादारी जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गोट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी। अब सीधी सी बात है, जब कोई भी MLA हो या MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हो, मतलब जीता हुआ है, मान लो कोई भी पार्टी है A, मैं A से इलेक्शन जीता, मैंने क्या किया, जीतने के बाद उनको धोखा दिया, मतलब ये अपनी पार्टी चेंज कर ली, B में कर ली, तो इसको एलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ होएगा क्या, इफ़ एनी MP या MLA चेंज पार्टी, अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, ही और शी विल लूज द सीट, वो सीट को लूज कर देते हैं, हार जाते हैं इन द लेजिस्लेचर, जो वो जीते हैं लेजिस्लेचर में। दिस न्यू लॉ हेल्प ब्रिंगिंग डिफेक्शन डाउन। तो पता है क्या होता था, पहले ध्यान से समझो इस बात को, मैं ना इसको बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है, जूम करके। मान लो कोई A पार्टी है और कोई BJP पार्टी है। अब ध्यान से समझना, A पार्टी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर जीत गया, ठीक है। अब मेरे को BJP ऑफ़र करेगी, हाँ जी आप ना जीते हुए हो, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। इस पार्टी को कौन जानता है, इस पार्टी ने तो हारना ही है। तो मैं लालच में क्या करूँगा, इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में चला जाऊँगा, तो मैं जीता हुआ ही जाऊँगा। पर एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं जीता हुआ हूँ, ठीक है, मैं अपनी पार्टी को छोड़ देता हूँ, अगर मैं दूसरी पार्टी में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं हार जाऊँगा, मेरे को दोबारा से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। तो इससे क्या आएगा,
पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। अपनी पार्टी को ऐसे नहीं कोई छोड़ पाएगा। आई होप ये डिफेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। डिफेक्शन क्या होती है, अगर डिफेक्शन करता है तो उसके साथ क्या होता है, मतलब वो हार जाएगा। दूसरा पॉइंट है मेंशन द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ बीजेपी। किससे इंस्पायरेशन मिलती है, कांग्रेस को किससे मिलती है, बीएसपी को किससे मिलती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट की, इंडिया एशियन कल्चर एंड वैल्यूज़। मतलब जो मैंने पहले बताया था व्हाट इज़ अ आइडियोलॉजी, वो आपने कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। जो सेंट्रिस्ट बात ही होती है, मतलब जो सेंटर में होती है, स्पोर्ट सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म को देखते हैं कि हमारे इंडिया में बोलते हैं ना कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी को वो अपनाते हैं। ऐसे नहीं मोदी जी बोलते सिर्फ हिंदू धर्म वाले लोग ही रह सकते हैं, तो उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं कि हर धर्म की आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। ड्रा इट्स इंस्पायरिंग फ्रॉम आइडियाज़ एंड टीचिंग ऑफ। अब दूसरी जो पार्टी थी, ठीक है, साहू महाराज। ये आपने एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, कहाँ से बीजेपी को इंस्पायरेशन मिलती है, कहाँ से आम आदमी पार्टी को इंस्पायरेशन मिलती है, कहाँ से बीएसपी को मिलती है, ये डाटा याद ही रखना पड़ेगा। महात्मा फुले, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ये सारा मैंने नोट्स में करवाया हुआ विद पिक्चर। स्टैंड ऑफ द कोर्स ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट, ये सिक्योर करती है इंटरेस्ट को, जितने भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द दलित, दलित लोग किनको माना जाता था पहले, जिनकी जो कास्ट है नीची वाली कास्ट होती है, ठीक है। ऑप्रेस्ड क्लास, ऑप्रेस मतलब जिन क्लास को, ऐसी समाज में क्लासेस हैं, ऐसे ग्रुप है जिनको दबाया जाता था, ठीक है, जैसे छोटी जात वाले लोग, पर अब सारा कुछ सही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, अब जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या है, मेंशन एनी वन स्टेप टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमने बताना है कौन सा स्टेप लिया गया है ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा रूल अपनाया है जिससे पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, कम करना पैसों का और क्रिमिनल्स का। आपने देखा होगा कि पैसों का भी बड़ा प्रभाव होता है हमारी पॉलिटिक्स में, वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं। और क्रिमिनल्स मतलब बहुत सारे लीडर्स होते हैं, कई पहले होता था कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, फिर भी वोट इलेक्शन लड़ते थे, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। नाउ इट मैंडेटरी ऑफ एवरी कैंडिडेट, चाहे जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चाहे मोदी जी भी हैं, हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन में लेते हैं, भाग लेते हैं, टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल। एफिडेविट देना पड़ता है उनको, जैसे तहसील में नहीं जाते, जैसे आप स्कूल में सपोज करो आपका नेम गलत लिखा गया, तो वो बोलते हैं ना स्कूल वाले एफिडेविट लिख के लेके आओ, वो ना पूरा तहसील से लिखते हैं, नीचे साइन होते हैं किसी भी हेड के, तो वो बताते हैं हाँ जी ये सही है बंदा, ठीक है। और फिर प्रॉपर्टी का पूरा एफिडेविट देना पड़ता है, हाँ जी मेरे पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अकाउंट में। अब ऐसे नहीं है, जब वो इलेक्शन के प्रचार होंगे तो 20 लाख रुपया खर्च कर देगा, ठीक है, तो उसके ऊपर केस हो सकता है। क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ठीक है, पेंडिंग अगेंस्ट हिम, कोई भी पेंडिंग नहीं होना, मतलब अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर उसके ऊपर पेंडिंग है तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, उसको पूरा क्लीन चिट लेना पड़ेगा, फिर ही वो इलेक्शन में खड़ा होएगा। ताकि ये इसीलिए सुधार किए गए हैं ताकि लोगों को अच्छा लीडर मिल सके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी है चाहे आम आदमी पार्टी है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वो पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों के विचार को शेप देती है, लोगों के विचार को फॉर्मेशन देती है, वो कैसे। अब ध्यान से समझो, ठीक है। बीजेपी भी इलेक्शन में खड़ी हुई, मैं आपको ये जूम करके समझाता हूँ, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। बीजेपी भी इलेक्शन में खड़ी हुई और आम आदमी भी इलेक्शन में खड़ी हुई, ठीक है। अब एक कंट्री में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। अब बीजेपी को लोग वोट देंगे 9 लोग, आम आदमी को कितने लोगों ने वोट दी, 1, तो जीता कौन, 9 लोग, मतलब बीजेपी। अब वो बीजेपी इन 9 लोगों की सोच को रिप्रेजेंट करेगी, ओपिनियन देगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो लोगों ने उसको चुना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है दे राइज एंड हाईलाइट द पब्लिक इशू थ्रू द मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, जैसे आज तक हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं जिसमें हम एक समय में बैठ के एक ही तरीके से न्यूज़ देखते हैं। तो
राइज मतलब वो लेके जाएगी, हाईलाइट करेगी पब्लिक इशू। मान लो मैं किसी एरिया का एमएलए जीत गया, मेरे को पता है कि उस एरिया में बाइक बड़ी ज़्यादा चोरी होती हैं, तो मैं क्या करूँगा, जीतने के बाद पार्लियामेंट में हाईलाइट करूँगा अपने पब्लिक इशू को। हाँ जी, मेरे एरिया में ना बाइक बड़ी चोरी होती है, पुलिस वालों को ये बोलना चाहिए कि सख्ती से काम आए। एक तो ये काम करेगी। दूसरी, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर, मतलब बहुत सारे मेंबर होते हैं, एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं जो ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जो उनको फॉलो करते हैं, तो उसकी हेल्प से वो सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। अब ध्यान से समझना, प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि जो समाज में अगर कोई रूल बन गया, अगर वो रूल से लोग परेशान हैं, उससे तंग हैं, मतलब उससे खुश नहीं है, तो वो अपना ग्रुप बना के सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जो वो कानून वापस लेने के लिए बोलते हैं। जैसे किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन क्या था, प्रेशर ग्रुप। वो समझ आ गई ना आपको। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द, क्या कहते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो भी समाज, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो एक्सटेंशंस होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपका चार्जर काम नहीं कर रहा, इतनी दूर लगा, तो आप एक्सटेंशन लगाते हो ना तार, तो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो तार का ही काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एक्सटेंशन का काम करती हैं, उसका ही एक रूप होता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्हें जिताया, अगर उनका कानून पसंद नहीं आया तो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं समाज में। ऐसे ग्रुप्स को भी परमिशन होती है, पर ऐसे नहीं है कि किसान दंगे करने लग जाएंगे, वो गलत बात है। अपनी जो बात मनवानी है शांति से मनवा सकते हैं। अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर सेक्शन में मौजूद होते हैं ये प्रेशर ग्रुप। ठीक है, चाहे जिस मर्जी सोसाइटी की बात करें। ठीक है, अब अगला है पार्टीज सम टाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब कोई भी पार्टीज है वो टाइम टू टाइम मूवमेंट्स भी क्या करती हैं, लॉन्च करती हैं। जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट्स हैं जो समाज में सुधार करने के लिए लोगों के लिए वो पार्टीज लेके आती हैं। फोर्स बाय पीपल ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटीज़ में जो ओपिनियन होते हैं, ठीक है, ओपिनियंस होते हैं, विचार होते हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन ऑनलाइन पार्टी टेकिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझो, कोई भी ओपिनियन है, कोई भी लोगों का विचार है। अब मान लो मेरे को बहुत सारे लोगों ने वोट दे के जिता दिया, ठीक है, तो मेरा क्या फ़र्ज बनता है उनकी प्रॉब्लम को सुनना। मान लो उस एरिया में बहुत सारे कोई जुर्म हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ़ एक मूवमेंट भी लॉन्च कर सकता हूँ। हाँ जी, हमने ये चेंज करना है सोसाइटी में। ठीक है, तो पार्टी क्या करती है, इस चीज़ को लाइन्स पार्टी टेकन। ठीक है, तो ये लाइन मतलब उनके विचारों को टेकन करती है, आगे लेके जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 9 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर हर क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है ओपोजिशन के ऊपर। अब ओपोजिशन को ध्यान से समझना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एग्जामिनिंग द रोल ऑफ ओपोजिशन इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन क्या रोल निभाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जूम करके इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मान लो 2 पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी। ठीक है, ये मेन मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इसको सभी जानते हैं। मान लो आम आदमी को जीतने के लिए चाहिए 10 वोट्स, आम आदमी को मिली 10 और बीजेपी को मिली 1। ठीक है, अब बीजेपी वाले सपोर्टर्स वाले मेरे को बुरा मत बोलना, ये थोड़ी सी एग्जांपल ये है। ठीक है, तो बेसिकली अब कौन सी पार्टी जीत गई, आम आदमी पार्टी। ठीक है, मान लो इसको मिले 8, इतनी कम भी नहीं, 8 मिले, तो ये तो हो गई रूलिंग पार्टी। अब ये कौन सी होगी, उसके अपोज में खड़ी है ओपोजिशन पार्टी। ठीक है, अब मान लो कोई भी जीतने वाली पार्टी ने रूल निकाला, तो बीजेपी क्या बोलेगी, हाँ देख लो ये आम आदमी पार्टी ऐसे गंदे गंदे रूल निकाल रही है, अगर हमको वोट डालते ना तो हम ऐसे रूल नहीं निकालते। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी ये पार्टी करेगी उसका उल्टा ये करेगी। मान लो बीजेपी जीत जाती है तो उसके लिए ओपोजिशन कौन सी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी। तो ये ओपोजिशन पार्टी का रोल होता है। अब पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अब पार्टी क्या है, द पार्टी और पार्टीज विच फेल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसी पार्टी जो गवर्नमेंट बनाने में फेल हो जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी पार्टी होती है, ओपोजिशन पार्टी। उसको कौन सी पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ओपोजिशन पार्टी का। एंड परफॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रिटिज्म। क्रिटिज्म का मतलब होता है बुराई करना, तो वो बुराई करती है टका के। ठीक है, ऑफ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट की काम में। मान लो बीजेपी जीत गई तो जो भी काम करेगी उसकी बुराई करनी शुरू कर देगी ओपोजिशन। इट
पॉलिसीज एंड इट्स फेलियर्स। जो भी उसकी पॉलिसी बनाई है, मान लो बीजेपी ने पॉलिसी बनाई थी किसान की, ठीक है, किसान आंदोलन की। अब मान लो दूसरी कोई भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो बोले कि हाँ जी किसानों के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी बड़ी गंदी सरकार है, ऐसे बोल सकती है, देखा होगा आपने, बोलती होती है। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बताइए कि ऑपोजिशन पार्टी कुछ भी गलत वलत बोल सकती है। मान लो वो सरकार फेल हो गई तो उसको ताना देगी, हाँ जी आपने ये बनाई थी सरकार, ये तो फेल हो गई है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या होता है, इट चेक द गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग डिक्टेशनल पावर, ठीक है। तो वो जो ओपोजिशन पार्टी होती है, जो भी पार्टी को, मान लो एक पार्टी जीत गई, उसको बहुत सारी पावर मिलेंगी, हारने वाली पार्टी को थोड़ी पावर मिलेंगी। जो भी उसको पास पावर है वो उसको क्या करती है, एज्यूम करती है, देखती है कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। अगर गलत इस्तेमाल कर रही है तो लोगों को जाके बता देगी हाँ जी कि आपकी पार्टी तो एक गलत काम कर रही है अपनी पावर का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द ओपोजिशन मूव्स डिफरेंट मोशन, बहुत सारे मोशन लेके आती है, सच एज द एडजॉर्नमेंट एंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लेजिस्लेचर। अब पता है क्या होता है, इस बात को ना ज़्यादा डिटेल में नहीं आपने समझना, ऊपर ऊपर से समझो, ठीक है। अब बहुत सारे मोशन लेके आती है, मोशन मतलब बहुत सारे स्टेप्स उठाती है जीतने वाली पार्टी के खिलाफ। क्या उठाती है, अब मान लो एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर प्रेसिडेंट भी बैठता है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। तो वो क्या करेगी, एक बिल पास कर देगी, ठीक है। बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो बीजेपी जीत गई, बीजेपी के पास 10 एमएलए हैं, मतलब 10 सीट है, अब वो पेश करेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर 10 मेंबर उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये सरकार टूट गई। तो ऐसे मोशंस लेके आती रहती है कौन सी, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, ताकि सरकार गिर जाए। उनका मेन मकसद क्या होता है, हम दोबारा से आ जाएं, वो सरकार हार जाए जो जीतती है, ठीक है। इवन आउटसाइड द लेजिस्लेचर, आउटसाइड मतलब लेजिस्लेचर के बाहर भी, इट continues to make and organize criticism of the government। ये पार्लियामेंट के बाहर भी जीती हुई पार्टी को क्या करती रहती है, क्रिटिसाइज करती रहती है, आलोचना करती रहती है, बुराई करती रहती है, ठीक है। तो ये काम होता है उसका ऑपोजिशन पार्टी का। उसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, वेट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, उसके मेजर आइडियोलॉजी, उसकी आइडियोलॉजी बतानी है। वो सेम आ गया, ठीक है क्वेश्चन। तो बेसिकली ये बनी थी 1885 को बनी थी, ठीक है। कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पीछे पड़ी है INC, ठीक है। उसके बाद इसकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी मैंने बड़ी बार बता दी है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। आइडियोलॉजी मतलब उनकी सोच, मैंने पीछे भी बहुत बार बता दी है इसकी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी जो हमने नहीं किए, ठीक है। ये मैंने सारा बता दिया था, जो सेकुलरिज्म करती है, मतलब सभी धर्मों का आदर करती है, तो सारी बातें हो गई थी, ठीक है। अब सेम बात वही आ गई, बीजेपी कब बनी थी और उसकी आइडियोलॉजी क्या है। बीजेपी की आइडियोलॉजी हमने ना शॉर्ट क्वेश्चन में सभी की आइडियोलॉजी मैंने पीछे ट्रिक से पढ़ाई है, और मैंने नोट्स में तो सभी पिक्चर दे के लिखाई है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो बीजेपी बनी कब थी, 1980, ठीक है, जिसको बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी। अब इस पार्टी की क्या क्या आइडियोलॉजी है वो आप रीड कर लेना, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, व्हेन वाज द BSP फाउंड, BSP मतलब जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, ठीक है। ये सारी बहुत सारी पार्टी, नेशनल पार्टी भी है, रीजनल पार्टी भी है, वो सारा मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब किसकी लीडरशिप में आई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, कांशीराम मैंने बता दिया था, ठीक है। अभी इनकी आइडियोलॉजी क्या है आप एक बार पढ़ लेना, मैंने सारा करवा दिया था। सेम वही क्वेश्चन, CPI क्या है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म क्या है, सारा मैंने करवा दिया, आप ऊपर एक बार देख लेना, ठीक है। अभी मैं बार बार टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सेम क्वेश्चन वही करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर द स्टेट पार्टी एंड रीजनल पार्टी। ऐसी पार्टी जो किसी स्टेट की फेमस हो या किसी एरिया की फेमस पार्टी हो, उसको बोला जाता है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होता है, जैसे जिसको सारी दुनिया जानती है, जैसे बीजेपी। स्टेट पार्टी, अब मैं एक पार्टी का नाम लूँगा, शायद आपने ना सुना हो क्योंकि पंजाब से हूँ मैं, ठीक है, जैसे अकाली दल, वो स्टेट पार्टी है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, दीज एग्जिस्ट ऑपरेट द फंक्शन एट द रीजनल लेवल। रीजनल लेवल मतलब उस क्षेत्र की पार्टी होती है, ठीक है। इट शुड हैव पोल्ड एट लीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट एट लीस्ट स्टेट वोट्स।
सिंपल सी बात है, स्टेट के इलेक्शन में अगर 6% से या 6% या 6% से ज़्यादा एक पार्टी को वोट मिलती है तो कौन सी पार्टी बन जाती है? रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी, ठीक है। उसके बाद रीजनल पार्टी हैज़ रीजनल लॉकआउट, मतलब रीजनल पार्टी रीजनल लेवल के ऊपर काम करती है। इट गिव प्रॉमिस टू रीजनल इशू, मतलब वो क्षेत्र के इशू को प्रॉमिस करती है, हाँ जी इस एरिया का ये इशू है हम सोल्व करेंगे, ठीक है। स्पेसिफाई प्रॉब्लम सोल्व करती है ऑफ द पीपल, ठीक है, किसी भी रीज़न की। एंड इट हेल्प मतलब इट हैज़ इट इन्फ्लुएंस ओनली द पीपल ऑफ द रीजन, इनका प्रभाव सिर्फ उस एरिया के लोगों के ऊपर ही होता है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल पार्टी होती है देश के लिए काम करती है, रीजनल पार्टी स्टेट के लिए काम करती है, ठीक है। रीजनल पार्टी है लॉस मोर स्ट्रेस, मतलब जो रीजनल पार्टी है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऑन रीजनल कल्चर आइडेंटिटी, मतलब जो रीजनल पार्टी होती है किसी भी क्षेत्र की पार्टी होती है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं लोग कि हमारा ये काम करवा के दो, विच इट वांट्स टू प्रमोट प्रिवेंट, ठीक है। प्रमोट करती है मतलब कोई भी चीज़ों को प्रमोट करती है, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करती है, ठीक है। जैसे एकता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, इसको प्रमोट करती है। दे वांट मोर एंड मोर रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है उसको ज़्यादा वोट्स मिल सके, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, इसलिए वो उसके लोगों की बात ज़्यादा सुनती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रीजनल पार्टीज ले स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिटीज़, जो रीजनल पार्टी होती है वो डाइवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देती है, मतलब आपने सुना होगा कि हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सभी भाई भाई हैं, तो ये सारे काम करती है, ठीक है। इन द नेम ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़, रीजनल आइडेंटिटीज़ को देखते हुए मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनका वो क्या करती है, ऐसे नहीं बोलती कि हाँ जी हिंदू ही है आप बढ़िया, मुसलमान बढ़िया नहीं है, सभी लोगों को बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, इलेक्शन सिंबल्स ऑफ द रीजनल पार्टी, जो इलेक्शन सिंबल है चुनावी चिन्ह है, पॉलिटिकल पार्टी अलाउड टू डैम ओनली फॉर द पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, मतलब उनको पर्टिकुलर रीजनल पार्टीज़ को भी क्या मिलते हैं, चुनावी चिन्ह मिलते हैं। कौन देता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ये सारा मैंने करवा दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, डेमोक्रेसी इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट, जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो मजबूत बनाता है इंडिया की डेमोक्रेसी को कैसे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आइडियल फॉर नेशन, मतलब किसी भी नेशन के लिए, किसी भी इंडिया के लिए, मतलब कोई भी देश है चाहे वो इंडिया है उसके लिए आइडल होता है, बढ़िया होता है। ए मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ द आइडियल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, मैंने पहले बता दिया था ये पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट वाइडर बेस, वाइडर मतलब इनकी जो सीमा होती है बड़ी ज़्यादा विशाल होती है, ठीक है। वाइडर बेस में क्या आएगा, ए मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करता है द बेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बेस को। दिस सिस्टम अलो ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये जो सिस्टम है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है, शो करता है, उसको सिम्पथी देता है। एंड ओपिनियंस टू इन्जॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने बता दिया था, चाहे अलग अलग लोग हैं चाहे अलग अलग जाति के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के अंडर सभी का भला करती हैं, ठीक है, सभी के ओपिनियन को देखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपोजिशन क्या आती है, जो पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ होती है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होती है। मान लो कोई भी जीती हुई पार्टी गलत काम करेगी ना, अगली बार हो सकता है वो हार जाए, वोट ना दे। ए मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होएगी तभी तो वो लोगों को भलाई करेगी, लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है। एक ही पार्टी सिस्टम होएगी तो लोगों के लिए कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। विच कैन चेक द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, जो काम लोग जो कोई भी जीती सरकार के काम चेक करती रहती है, कौन सी, ऑपोजिशन पार्टी, हाँ जी। तो दिल थाम के बैठ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन एंजॉय करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक फैक्ट के ऊपर है, नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट, चाहे जिस स्टेट में कोई रहता है, पंजाब हरियाणा यूपी जो भी स्टेट में रहता है, एवरीवन क्या है, स्टेट पार्टीज वान, स्टेट की पार्टीज क्या करती है, टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट, कि कोई भी स्टेट की पार्टी है वो हमेशा चांस ढूंढती रहती है कि वो नेशनल लेवल के ऊपर आ जाए, मतलब स्टेट पार्टी का ये सपना होता है कि वो नेशनल पार्टी बन जाए, ठीक है। ये
इस स्टेटमेंट को हमने सपोर्ट करना है, ठीक है, ये आर्गुमेंट देना है, ठीक है। अब हर बंदा चाहेगा कि वो एक अलग ही लेवल के ऊपर क्या करे, जॉब करे, उसकी पहचान हो। तो वैसे ही स्टेट पार्टीज़ की भी एक सोच होती है कि वो नेशनल पार्टी बन जाए, इस स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स देखने को मिलता है द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैज़ एक्सपेंडेड। चाहे कोई भी स्टेट पार्टी है उसके नंबर्स में भी और स्ट्रेंथ में भी, मतलब उनकी जो पार्टीज़ के मेंबर बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। अब जिस पार्टी के मेंबर बढ़ेंगे उसकी फेमस पर्सनैलिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो वो पार्टी क्या करेगी, ग्रो करेगी। दिस मेड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स, ठीक है। अब पता है क्या होता है, चाहे जो पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो कौन सी पार्टी थी, लोकल पार्टी थी। वो धीरे धीरे उन्होंने समाज में पहचान बनाई, लोगों के लिए काम किए, वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। तो नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। समझो इस बात को, नो वन नेशनल पार्टी, कोई भी नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर, ठीक है। एबल टू सिक्योर का मतलब क्या होता है, अपनी सीट्स को सिक्योर कर देना। मान लो मैं बोलूँ कि जीतने के लिए 10 वोट चाहिए कि आपको पावर मिल जाएगी। अगर कोई बहुत सारी पार्टी होएगी सिक्योर कर लेगी, कोई पार्टी होएगी नहीं सिक्योर कर पाएगी, क्यों, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होएगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होएगा, द नेशनल पार्टीज आर कंप्लाइंट टू फॉर्म अलाइंस। अब मान लो कि कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, मान लो 10 वोट चाहिए थी जीतने के लिए, सब 5 पार्टी है, 5 को 2-2 मिली, तो क्या करेंगी, वो अलाइंस बना लेंगी, ठीक है। अलाइंस बना लेंगी जिसके चक्कर में क्या हो जाएगा, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो अलाइंस विद स्टेट पार्टी के साथ अलाइंस होएंगी सिंस 1966 में, ठीक है। क्या हुआ था, नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी, हर पार्टी स्टेट की पार्टी हैज़ गोट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन और अनदर नेशनल लेवल, कि 1996 में ये देखने को मिला है कि स्टेट की जो पार्टी है उसको मौका मिला है कि वो नेशनल लेवल के ऊपर अपना कोलिशन बना सके, ठीक है, अपनी मतलब पहचान बना सके। दिस हैज़ कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो ये जो चीज़ है फेडरलिज्म को भी और डेमोक्रेसी को भी क्या करती है, मजबूत करती है। इससे क्या पता चलता है कि नेशनल लेवल के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में मिलाती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बोलती हम नेशनल हैं, हम तो वीआईपी है, हम क्यों स्टेट पार्टी को अपने साथ मिलाएं। तो ये चीज़ इंडिया के फेडरलिज्म को भी और इंडिया की डेमोक्रेसी को भी मजबूती देती हैं। तो ये होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़त्म। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। जो मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़े ना आइडियोलॉजी वाले, वो मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आती तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो आपको बता दूंगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।